चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाएं, उसके पहले स्टूडेंट का एक डाउट सॉल्व करते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, एक टर्म या यूं कहें एक कॉन्सेप्ट आपके सामने बार बार आता है। वर्ल्ड की सोसाइटी से एसोसिएटेड है वो कॉन्सेप्ट, और इंडियन सोसाइटी से तो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है ही। दैट कॉन्सेप्ट इज सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट, पॉलिटी के वाया इसे कई बार अलग अलग मायनों में रनिंग मैटर के तहत तो समझ चुके हैं। आज मैं इसके बारे में बिल्कुल सिंपल मैनर में आपको कुछ समझाऊंगा ताकि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। लेकिन मैं इसे बहुत सिंपल रखने वाला हूँ, बट फिर भी इसकी जो टेक्निकल डिटेलिंग है, कॉन्सेप्चुअल प्रिसीजन है, वो लूज़ नहीं होगा। पर हम इसे नोट्स बना करके एकदम आर्टिकल जैसा हम राइट डाउन करके लिखते हैं हमेशा, वैसे भी नहीं करेंगे। ओके, हमारी बीच की अप्रोच रहेगी आज कि हमारा उद्देश्य ज़्यादातर आपको इस टॉपिक और कंसेप्ट के साथ कंफर्टेबल करना है कि आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन में इसको फिट करके देख लें। सोशल मोबिलिटी, देखिए किसी भी सोसाइटी में किसी ना किसी तरह के अरेंजमेंट्स किए होते हैं जिन अरेंजमेंट्स के बेसिस पे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होती है। इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उन अरेंजमेंट्स में एक अरेंजमेंट हम भारतीय सोसाइटी में भी देखते हैं, वर्ण का अरेंजमेंट, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। कास्ट बेस्ड अरेंजमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह की क्लासेस बनाई जाती हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। समाज का वर्गीकरण किया जाता है। हमने किया वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अवर्ण, जो वर्ण सिस्टम के बाहर हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो हमारी शेड्यूल ट्राइब हैं जनजातियाँ, और शेड्यूल कास्ट दलित समाज। तो इस तरह से सोसाइटी में कई अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके बेसिस पे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिशें रहती हैं। ये लेजिटिमेट हैं या नहीं हैं, हम आज उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशंस एक इंडिविजुअल को या उस ग्रुप को किस मैनर में इम्पैक्ट करती हैं, ये बड़ा सवाल है कि आपने ऑर्गेनाइज किस मैनर में किया है किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को, तो उस ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न का उस इंडिविजुअल पे या ग्रुप पे कोई असर तो होगा, कोई प्रभाव तो होगा। हो सकता है वो उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में योगदान दे, या हो सकता है वो उसकी कैपेबिलिटीज़ को घटाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, पर कोई ना कोई असर तो होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास कुछ कपड़े हैं और आपने उनको इस तरह की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट वाली एक अलमारी में रखा है, अलमीरा, और दूसरी तरफ आपके पास वही कपड़े हैं और आपने उनको इस तरह की वर्टिकल अरेंजमेंट वाली अलमीरा में रखा है। अब ये जिस मैनर में आपने इस स्ट्रक्चर का चुनाव किया है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर 2, ये ढांचा ये तय कर रहा है ना कि कपड़े कहीं ना कहीं इन ढांचों के भीतर ही ऑर्गेनाइज होने के लिए मजबूर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बाउंड्री से लिमिटेड ही हैं, इससे आगे तो नहीं जा सकते। हाँ, इसके बीच उसके पास स्पेस है, वो इधर उधर हो ले, और यहाँ पर भी वो टॉप से डाउन, डाउन से टॉप जा सकता है, पर एक लिमिट के आगे ईस्ट और एक लिमिट के आगे वेस्ट नहीं जा सकता, राइट लेफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ढांचा उसे बांधता है, उसी में रह करके उसे ऑर्गेनाइज होना है। ऐसे ही सोसाइटी है, इंडिविजुअल्स उस सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी के जो ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स, वो चाहे कास्ट का स्ट्रक्चर है, वर्ण का स्ट्रक्चर है, जेंडर का स्ट्रक्चर है,
वट एवर बी द स्ट्रक्चर, वो उन इंडिविजुअल्स को बांधता है कि वो उसी स्पेस में, उसी ढांचे में रह करके जो कर पाएँ तो कर पाएँ। मतलब ढांचे मैटर करते हैं, स्ट्रक्चर मैटर करते हैं। जब मैं ढांचे की बात करता हूँ तो मतलब मैं बात ऑर्गेनाइजेशन की कर रहा हूँ, क्या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मैटर कर रही है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सोसाइटी किस मैनर में ऑर्गेनाइज्ड है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या असर हैं, वो असर परमानेंट है क्या, या वो असर समय के साथ बदल भी सकते हैं। क्या इंडिविजुअल्स पूरी तरह से बाउंड हैं कि वो लाइफ में जिन चीज़ों के साथ शुरू होंगे लाइफ में ख़त्म भी उन्हीं चीज़ों के साथ होंगे, या इस दौरान उन्हें अपने जीवन को बदलने और बेहतर करने के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर वो सवाल रखता हूँ। सवाल ये है कि सपोज़ कीजिए कि एक इंडिविजुअल है, वो मान लीजिए कि सोसाइटी 1 को बिलोंग करता है एक इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल 1, और एक सोसाइटी 2 को बिलोंग करता है एक इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल 2। जो सोसाइटी 1 है, ये सोसाइटी 1 जो है ये एक पुअर सोसाइटी है। ये सोसाइटी के पास एजुकेशन नहीं है तो लैक ऑफ एजुकेशन है। इस सोसाइटी के पास रिसोर्सेज नहीं है तो लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं। सोसाइटी 2 इससे बिल्कुल उलट है। सोसाइटी 2 रिच है, फुल ऑफ एजुकेशन है और फुल ऑफ रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि दो ऑपोजिट सोसाइटीज़ हैं। सोसाइटी 1 गरीब है, सोसाइटी 2 अमीर है। सोसाइटी 1 अशिक्षित है, सोसाइटी 2 शिक्षित है। सोसाइटी 1 संसाधनहीन है और संसाधनों से निपुण है सोसाइटी 2। अब ऐसे में सोसाइटी 1 से बिलोंग कर रहा है एक इंडिविजुअल, जन्म हुआ उसका सोसाइटी 1 में और दूसरे का सोसाइटी 2 में, तो मतलब दोनों के कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट रहे होंगे। मतलब दोनों की कोई ना कोई इनिशियल पोजीशन या कोई ना कोई इनिशियल सिचुएशन रही है, दोनों वहाँ से शुरू हुए। तो ऐसे में सोसाइटी 1 में इंडिविजुअल 1 का ये इनिशियल पॉइंट है, सोसाइटी 2 से इंडिविजुअल 2 का ये इनिशियल पॉइंट है। ये इस इनिशियल पॉइंट से चल करके इस पॉइंट तक आया और ये इस इनिशियल पॉइंट से चल करके इस पॉइंट तक आया। हमारे लिए ये सवाल मैटर कर रहा है यहाँ पर कि क्या इस पॉइंट पे, दैट फाइनल पॉइंट, इंडिविजुअल 1 का फाइनल पॉइंट और इंडिविजुअल 2 का फाइनल पॉइंट, इंडिविजुअल 2 का इंडिविजुअल 1 का फाइनल पॉइंट, क्या इन दोनों के फाइनल पॉइंट इन दोनों की इनिशियल पोजीशन से एसोसिएटेड है? क्या इन दोनों की आज का जो भी आउटकम है, ये अपने जीवन में आगे जाकर के जो भी बने, भविष्य में जो भी हुए, क्या वो इस बात पर आधारित था कि ये शुरू कहाँ से हुए, इनका आरंभ कैसा था, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा था? अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपके फ्यूचर पॉइंट या फ्यूचर आउटकम को कंट्रोल किए हुए है, इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज कंट्रोलिंग योर फ्यूचर आउटकम, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि सामाजिक गतिशीलता बहुत ही निम्न है या है ही नहीं। सोशल मोबिलिटी इज वेरी लो, सोशल मोबिलिटी इज वेरी लो। मैं समझाऊंगा कैसे। एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट सोसाइटी 1 इंडिविजुअल 1 का स्टार्टिंग पॉइंट प्रिविलेज्ड था, सॉरी वो पुअर था सोसाइटी 1, तो अंडर प्रिविलेज्ड था, हम डिप्राइव्ड करते हैं,
डिप्राइव्ड था, और सोसाइटी टू इंडिविजुअल टू प्रिविलेज्ड था। तो इंडिविजुअल 1 का स्टार्टिंग पॉइंट डिप्राइव था और उसके फ्यूचर आउटकम भी डिप्राइव्ड ही आए, मतलब वो डिप्राइव्ड स्टेट में ही आगे ग्रो होता गया। डिप्रीवेशंस ग्रो हुई। क्या ग्रो हुई? डिप्रीवेशंस। वो वंचित था और वो वंचित ही रहा, समय में आगे बढ़ा, वंचित ही रहा। दूसरा, इंडिविजुअल 2 प्रिविलेज्ड शुरू हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रिविलेज्ड था, वो प्रिविलेज्ड ही आगे बढ़ा। ओके? तो इसका मतलब जो जैसा था वो वैसा ही रहा, परिस्थितियां कहीं भी कोई बदली नहीं। मतलब डिप्राइव्ड डिप्राइव्ड है, प्रिविलेज्ड प्रिविलेज्ड है। डिप्राइव्ड प्रिविलेज और प्रिविलेज्ड डिप्राइव्ड की तरफ नहीं गया, दोनों अपनी बाउंड्रीज के अक्रॉस नहीं गए, दोनों ने अपने कंपार्टमेंट चेंज नहीं किए, किसी तरह की हायरार्की टूटी नहीं, अरेंजमेंट बिगड़ा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जस की तस है सोसाइटी में। इसका मतलब किसी तरह की कोई गतिशीलता देखी नहीं गई, मोबिलिटी नहीं है, देयर इज नो मोबिलिटी, जो जैसा है वैसा है। एंड दिस इज नॉट अ गुड स्टेट, ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। तो यहां से हमने कुछ समझा, और वो हमने ये समझा कि जब मैं सोशल मोबिलिटी की बात करता हूं तो ओवरऑल सोशल मोबिलिटी एक एबिलिटी है आपकी। सोशल मोबिलिटी आपकी एक एबिलिटी है। किस बात की एबिलिटी है? कि आप कितने के एबल हैं, कि आप किस एक्सटेंट तक अपनी मौजूदा सोशियो इकोनॉमिक क्लास या पोजीशन से डिपार्ट हो सकते हैं, या इस सिचुएशन को एस्केप कर सकते हैं, या दूसरी सोशल इकोनॉमिक क्लास या पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। तो सोशल मोबिलिटी इज योर एबिलिटी। ये वो डिग्री है कि आप कितनी डिग्री या किस एक्सटेंट तक अपनी मौजूदा सोशल इकोनॉमिक सेटिंग से दूसरी सोशल इकोनॉमिक सेटिंग तक जा सकते हैं। आप अपनी मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति तक जा सकते हैं। और जब मैं दूसरी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर प्रगतिशील और बेहतर सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की बात कर रहा हूं। सोशल मोबिलिटी ये तय करने का पैमाना है कि आपको कितने का अवसर दिए गए, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, आपकी कितनी की योग्यता बनाई गई, आप में कितनी की क्षमता विकसित हुई कि आप अपने आरंभिक परिस्थिति सामाजिक और आर्थिक जो भी रही हो उससे आगे बढ़ कर के आपकी मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में प्रवेश करे गए हैं जो उससे बेहतर हो सकती है पहले वाली से। सोशल मोबिलिटी इस एबिलिटी को कहते हैं, और हम इसके लिए अगर विशेष शब्द का इस्तेमाल करें तो ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है। सिंपली इसे सोशल मोबिलिटी भी कहते हैं। ओके, दैट इज द थिंग। अब हम चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। देखिए, जब हम इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं और दुनिया भर में हम तमाम डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो उन कंट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज पे कंट्रोल बहुत लिमिटेड लोगों का होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लिमिटेड होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिमिटेड होता है,
वेल्थ क्रिएशन के एवेन्यूज लिमिटेड होते हैं, लेकिन इन लिमिटेड रिसोर्सेज पे भी बहुत ही लिमिटेड लोगों का मेजॉरिटी कंट्रोल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड लोग कंट्रोल करते हैं। तो फिर बाकी के लोग क्या करते हैं? द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, a very few people are controlling the resources which are already not sufficient enough, but still a few people controlling the major share of the resources. They are the privileged sections of the society. Rest, majority of the people, they are the deprived people of the society. तो जब हम इस तरह की सोसाइटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़, डेवलपिंग सोसाइटीज़, इसकी एक इंट्रिंसिक नेचर ये रहती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज़ होती हैं, असमानताएं। इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों होती होंगी? बिकॉज इनइक्वालिटी है ऑन द फ्रंट ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग, एक्सेस टू बेटर ऑक्यूपेशंस एंड एक्सेस टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इन फ्रंट पर आपको एक्सेस नहीं है, और जब आपका एजुकेशन पे एक्सेस नहीं है, स्किल पे एक्सेस नहीं है, बेटर ऑक्यूपेशंस पे एक्सेस नहीं है, रिसोर्सेज पे एक्सेस नहीं है, डिसीजन मेकिंग से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं में एक्सेस नहीं है, यू आर लैकिंग ऑल दीज थिंग्स, तो फिर तुम्हारे लिए कोई संभावनाएं भी नहीं है। देयर वुड बी नो अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, opportunity to create more income for yourself, opportunity to create more space for decision making, opportunity to control the resources of the society. No, there would be no opportunities because you are not educated, because you have no placement in the society, because you have no influence. तो ultimately एक बड़ा वर्ग, वंचित वर्ग होता है, डिप्राइव्ड वर्ग होता है। तो ये उनकी एक स्टेट है इस समय। इट इज देयर एक्चुअल स्टेट, एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल पोजीशन। ये उनका स्थान है, ये उनकी परिस्थिति है, ये उनकी दशा है। स्टेट उनकी दशा है, सिचुएशन ये उनकी परिस्थिति है, पोजीशन ये उनका स्थान है किसी एक समय के समाज में। और वर्षों बीत रहे हैं उसके अपने जीवन में और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी में। सो एक पर्सन के अपने लाइफ टाइम के दौरान और जनरेशनली वो अपनी इस स्टेट, सिचुएशन और पोजीशन से बाहर जाकर के कोई आउटकम अचीव नहीं कर पा रहा है। मतलब उसका भविष्य अपने जीवन में और उसके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अटका हुआ है। This starting state of affair, this starting position or this starting situation is deciding the future outcomes. What would be the future outcome? Education wise deprived, skill set wise deprived, occupation, better occupation wise deprived, decision making wise deprived, resource control deprived, institutional representation deprived. Overall, begin with deprivations, started with deprivations, and ultimately concluded with deprivations. So there would be no change in the status. Okay? So there will be no mobility. Just get the status quo. And this is not a good society. टेक्निकली समझाऊंगा कैसे। और दूसरी तरफ एक सोसाइटी बतौर प्रिविलेज आरंभ हुई और वर्चुअस साइकिल बिगिन हो गए। एक्सेस टू एजुकेशन है तो सब जानते हैं कि आगे आगे एजुकेशन का एक्सेस मिलते जा रहा है।
डिसीजन मेकिंग में वो हैं तो डिसीजंस वैसे ही बन रहे हैं कि आगे भी इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग में बना रहे। अच्छी ऑक्यूपेशंस में है तो आगे आगे ऑफस्प्रिंग्स और खुद भी अपने ही जीवन में आगे आगे बेहतर ऑक्यूपेशंस में मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। तो प्रिविलेज्ड विल रिमेन प्रिविलेज्ड, तो उनका स्टार्टिंग प्रिविलेज्ड पॉइंट ही उनके फ्यूचर आउटकम को डिसाइड करेगा, जो कि प्रिविलेज्ड ही होने वाली है। इस तरह से इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन ऑफ डिप्रिवेशन है और एक लाइन ऑफ प्रिविलेज है। इन दोनों लाइंस के बीच में कोई क्रॉस एक्सचेंज नहीं है। तो ऐसी सेटिंग है अगर एक सोसाइटी की, तो इट मींस ये लोग एबल नहीं है अपनी लाइंस के अक्रॉस जाने के लिए। इतना स्पेस नहीं है, इतना रूम नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो सोशल मोबिलिटी यहां पे नगण्य है ही नहीं है। और असमानताओं से, इनइक्वालिटी से भरे हुए समाज में अगर ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर एग्जिस्ट कर रहा है कि सोशल मोबिलिटी ही नहीं है, तो ये सोसाइटी ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं करेगी। इसलिए पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, टीचर्स, थिंकर्स, सिविल एक्टिविस्ट के लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए कि सोशल मोबिलिटी लाना है। इसलिए फिर वो इस बात पे विचार करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो आने नहीं दे रहे हैं। इसलिए फिर वो समाधान ढूंढेंगे कि क्या करें कि आ जाए। सवाल बनता है क्यों लाना है। किसी भी सोसाइटी को अपने आप को बेस्ट स्टेट में ले जाने के लिए एक प्रोलॉन्ग्ड पाथ क्रिएट करना होता है ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कोई भी सोसाइटी ये तभी कर पाएगी जब उसके ज्यादा से ज्यादा लोग, उसके ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज करें, सक्षम बने, डिमांड क्रिएट करें, डिमांड में कंट्रीब्यूट करें, प्रोडक्शन में एंगेज हों, क्रिएटिविटी का काम करें। तो इसके लिए किसी भी सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके लोगों में जो पोटेंशियल है, टैलेंट है, उस टैलेंट को नर्चर होने का, डेवलप होने का, कंस्ट्रक्टिविटी में बदलने का अवसर दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। अदरवाइज हमारे देश की डिमांड सीमित रह जाएगी, अदरवाइज हमारे देश का टैलेंट मिट्टी में मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटीज कॉम्प्रोमाइज्ड रह जाएंगी और हम एक समय के बाद हमारे क्रिएटेड रिसोर्सेज को एंड कर जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे, हमारी ग्लोरी खत्म हो जाएगी, हमारी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी और फिर हम खत्म हो जाएंगे। तो सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है ग्रोथ के कॉन्सेप्ट का। सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? फाउंडेशन है ग्रोथ के कॉन्सेप्ट का। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को यह अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वह पढ़ लिख करके आगे आए और उसके भीतर जो भी कला है, जो भी गुण है, जो भी कौशल है, उसे दिखाए और देश के संसाधनों का विकास करे, स्वयं का विकास करे, मांग पैदा करे, रिसोर्सेज मोबिलाइज हो। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इकोनॉमी की जान है और वो तब मोबिलाइज होंगे जब लोग मोबिलाइज होंगे, पीपल विल मोबिलाइज। ओके, तो इसलिए ये जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक गांव में 10 लोग रहते हैं, 2 अमीर हैं, 8 गुलाम हैं, तो अमीर भी कितने दिन तक अमीर रह पाएगा? गांव के संसाधन ही खत्म हो गए, अब अमीर अमीर कैसे होगा? नहीं रह पाएगा। और गुलामी भी किस आधार पे कराएगा? अब जरूरत है कि उन 8 लोगों की भी कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जाए कि इसी बची हुई जमीन से हमें यह गुणकारी खेती करनी है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स हमें लगाने हैं। तो वी नीड टू इम्पार्ट सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग टू देम, we need to educate them, we need to provide them with the opportunities of having good agriculture. Only then further cycle of wealth initiate होगा और only then वो 2 लोग फिर एक अच्छे जीवन की कामना कर पाएंगे। पर शर्त यह है कि अब बाकी 8 का भी जीवन अच्छा होगा।
तो एक साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, एक साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी आगे कंटिन्यू करेगा। वरना दास प्रधान समाज में एक सीमित समय तक तो आप संसाधनों को भोग लेंगे, उसके आगे नहीं चल पाएंगे। आपको लोगों को सशक्त करना होगा, आपको उन्हें अधिकार देने ही होंगे, उनके कौशल का, उनके सामर्थ्य का इस्तेमाल करना ही होगा, तभी संसाधन निरंतर विकास की ओर बढ़ेंगे, तभी नई नई अपॉर्चुनिटीज बनती चली जाएंगी। आई बात समझ में? सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। किसका फोन है ये? यहाँ पे देखो क्या है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? सो ये जरूरी है एक समाज के लिए कि समाज यदि चाहता है कि वो सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट करे, वो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ करे, वो कंटिन्यूटी में प्रगति करता रहे, कंटिन्यूअस ग्रोथ के स्टेट में रहे, तो ये जरूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को अवसर दे कि लोग अपनी इनोवेशंस पे काम करें, लोग अपने टैलेंट पे काम करें, लोग प्रॉस्पेरस बने, समृद्ध बने, लोग स्किल्ड हों, लोग ट्रेंड हों, लोग एजुकेट हों, ताकि वो नए नए मेथड्स डिवाइस करते रहें, नए नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते रहें, अपनी समस्याओं से निपटने के, जीवन को बेहतर करने के। तो किसी ने हॉर्टिकल्चर की फील्ड में पहाड़ों में कोई सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, तो आज देश की प्रगति में हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसी ने फूड ग्रेन्स की फील्ड में कोई ना कोई सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, तो आज देश फूड ग्रेन्स में भी बेहतर प्रगति कर रहा है। किसी ने फिशिंग की फील्ड में समाधान निकाले, तो आज फिशिंग में भी देश प्रगति कर रहा है। किसी ने हो सकता है कि सीरीकल्चर में समाधान निकाला हो, तो देश उस क्षेत्र में भी, और किसी ने हो सकता है कि डेयरी प्रोडक्ट में सॉल्यूशन दिया हो, तो देश उसमें भी प्रगति कर रहा है। कोई पढ़ लिख करके गया, बिल्कुल इससे अलग जुदा उसने लाइन पकड़ी और उसने समाधान दिए स्पेस की फील्ड में, तो देश स्पेस साइंस में भी तरक्की कर रहा है। तो जितने डाइवर्स टैलेंट को हम उभरने का मौका देंगे, उतना डाइवर्स हम अपनी इकोनॉमी को और उतना ही डाइवर्स हम हमारे रिसोर्स को डेवलप होने का मौका देंगे। और जितना डाइवर्स हमारी इकोनॉमी, जितना डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी और जितना डाइवर्स हमारे रिसोर्सेस कन्वर्ट होंगे वेल्थ में, प्रोडक्शन में, उतनी रॉबस्ट, उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी सस्टेनेबल हमारी इकोनॉमी होती है। और ये देश निरंतरता में प्रगति करता है फिर। तो इसीलिए सोशल मोबिलिटी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। लेकिन ये कैसे होता है? तो समस्या है सोशल मोबिलिटी क्यों नहीं हो पाती, उसका कारण क्या है? देखिए, एक चीज आप फैक्ट है, आप दो इंडिविजुअल्स की आउटकम्स को सेम नहीं बना सकते, आउटकम्स को डिसाइड ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों को सेम चीज बनना है। नो, ये तो सही है ही नहीं। एक फैमिली में जन्मे दो लोग अलग बनेंगे, माता पिता सेम हैं, पढ़ाई स्कूल में सेम हुई, खाने परोठे सुबह टिफिन में सेम गए, सब सेम, पर दोनों अलग बने। सोशल मोबिलिटी ये नहीं कि सबको एक जैसा बनाना है, सोशल मोबिलिटी ये नहीं कि सबको एक काम में लाना है, ना ना ना, ऐसा मत कंफ्यूज करिएगा। सेम आउटकम यू कैन नॉट डिराइव, बट सो आउटकम इक्वल आए ऐसा नहीं होगा। सोशल मोबिलिटी इस पे बात ही नहीं करता। इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सोशल मोबिलिटी इस पे बात करता है। अवसर देने होंगे, अवसर आपको समान देने हैं, उसके बाद वो अपनी आउटकम खुद तय करेंगे कि उनको क्या बनना है। उसको म्यूजिशियन बनना है, इसको पेंटर बनना है, उसको राइटर बनना है, इसको साइंटिस्ट बनना है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, इसको सिंगर बनना है, उसको आर्मी मैन बनना है, उसको फार्मर बनना है। दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह था कि ये सब इतना कुछ क्यों बन पाए? क्योंकि यह सब बनने के लिए समाज में अवसर थे। लेकिन सिर्फ फार्मर बनने के ही अवसर हैं, संगीतकार बनने के अवसर नहीं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है।
तो कई मुल्कों से लोग उठते हैं और वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं आपने मुल्क क्यों छोड़ा, आप तो होनहार थे, तो वो आगे से जवाब देता है मेरे देश में संभावनाएं नहीं थी, मेरे देश में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। और फिर 20 साल बाद वो कहता है अपने बच्चों को और पत्रकारों को कि आज मैं मुड़ के अपने देश की ओर देखता हूँ, अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ आज हैं तब होती तो मैं मुल्क ना छोड़ता, आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक कारण ये भी है कि ब्रेन ड्रेन होते हैं, क्योंकि आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी होती। देखो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, जब मैं कह रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। आपको संभावनाएं पैदा करनी है, आपको अवसर देने हैं। तो अवसर आप सबको एक जैसा बनाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, पर अवसर सबको मिलने जरूरी है कि सब वो बने जो वो बनना चाहते हैं। तो टैलेंट का डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं, ये सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी सोसाइटी अगर सोशल मोबिलिटी के लिए एफर्ट्स नहीं करेगी तो वो अपने टैलेंट को मिट्टी कर रही है, बर्बाद कर रही है। वो फ्यू प्रिविलेज्ड और मैनी डिप्राइव्ड वाली सिचुएशन को कॉन्टिन्यूअस बना रही है। वो इन इगैलिटेरियन इन इक्वल सोसाइटी को आगे कंटिन्यू करा रही है। वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर पा रही, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, वो इक्वालिटी स्थापित नहीं कर पाएगी, और वो तमाम डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर बेस्ड है, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस हैं, चाहे सोशल या पॉलिटिकल, वो उन्हें कंटिन्यू करवा रही है, क्योंकि वह परिस्थितियां बदल पाने में नाकाम है। ऐसा समाज ठीक नहीं है। ओके? तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं कि सोशल मोबिलिटी किन किन कारणों से आती है और क्यों आ नहीं पा रही है। उदाहरण के तौर पे फैमिली का और सोसाइटी का स्ट्रक्चर ये तय करता है कि सोशल मोबिलिटी का लेवल क्या होगा। उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं, मैं सिर्फ दिमाग खोल रहा हूं आपका, सिर्फ आपको एहसास दिला रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है अपना, तो सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ते हुए हमारा लेवल क्या बनेगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक लाइन में लिखी होगी ये बात। उदाहरण के तौर पर हम लड़कियों को लड़कों से कंपेयर करते हैं, तो अब देखिए अगर फैमिली का स्ट्रक्चर पेट्रियार्कल है, पितृ प्रधान है, तो क्या फर्क आता है मेल फीमेल के केस में। समझिए, आप अक्सर नोटिस करेंगे सोसाइटी और फैमिली अगर पेट्रियार्कल है तो जो फीमेल है उसकी अपनी एजुकेशन, अपनी ऑक्यूपेशन और अपनी मैरिज को लेकर के जो डिसीजन मेकिंग है, इस मामले में फ्रीडम, इंडिपेंडेंस बहुत सीमित होती है। ज़्यादातर फैसला परिवार का होता है, मतलब जो ताकत है वो परिवार के हाथों में है। परिवार ये देखेगा कि आप किस तरह की एजुकेशन ले सकती हैं, परिवार देखेगा कि आप कैसी ऑक्यूपेशन में जा सकती हैं, पहले पिता का परिवार और बाद में पति का परिवार। और कई केसेस में ये सुनने को पाया गया है कि पिता नहीं चाहते थे कि हम बाहर जॉब करें, या पति नहीं चाहते, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई तो है, जॉब करने की इच्छा भी है, पर जॉब कर नहीं रहे हैं। विवाह से जुड़े हुए फैसले पिता का परिवार लेगा। तो कुल मिलाकर के आप इस पॉइंट पर जरा देखिए कि किस तरह से वह व्यक्ति यानी कि महिला, हो सकता है कि वह एक कवित्री बनना चाहती हो बड़ा सवाल है। हो सकता है कि वो एक एथलीट बनना चाहती हो सकता है कि वो एक ऑफिसर बनना चाहती हो, सिविल सर्विसेज में आना चाहती हो, कुछ भी बनना चाहती हो। लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये पहले से तय किया होगा कि क्या आपके लिए रिस्पेक्टफुल है और क्या नहीं, क्या आपके लिए कंफर्टेबल है और क्या नहीं। तो हमारे मुताबिक टीचिंग की जॉब ज़्यादा आपके लिए सही रहेगी, आप टीचर बन जाओ। मतलब उसी के घर में जो उसी के साथ एक उसका भाई है जो मेल है, उसको माउंटेनियर तक भी बनने दिया गया, लेकिन इसको नहीं। तो वो ये कह रही है कि अवसर के मामले में उसमें और मुझ में भेद क्यों, अपॉर्चुनिटीज के मामले में उसमें और मुझ में इनइक्वालिटीज क्यों है भाई, माताजी, पिताजी। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो उसका ब्रदर है, दैट मेल, उसको पेट्रियार्कल सोसाइटी का बेनिफिट मिला,
और उसके कारण वह अपने करियर से जुड़े फैसले ले सकता है, अपनी शिक्षा से जुड़े फैसले ले सकता है। हालांकि हम जब अब इस पे इंडियन सोसाइटी में आएंगे तब यह फैसले भी उतने आज़ादी से नहीं लिए जा सकते, उस पर भी बात करेंगे, हम आएंगे उस पर, पहले हम ये बात कर रहे हैं। तो वो ये फैसले ले सकता है, वो कन्विंस कर लेगा और अल्टीमेटली वो ज़्यादा रेंज ऑफ वर्क एक्सप्लोर कर सकता है, वो ज़्यादा रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में जा सकता है। आप उदाहरण के तौर पर आज ही देख सकते हैं कि कितनी लड़कियां गैराज चलाती हैं या मैकेनिक हैं, या आप देख सकते हैं कि कितनी की लड़कियां ट्रैकिंग में एज अ गाइड काम कर रही हैं, या टैक्सी के काम में, या कैब के काम में, या तमाम चीज़ों में, या कितनी की लड़कियां लोकोमोटिव पायलट हैं, गाड़ियों के इंजन चला रही हैं, ट्रेनें चला रही हैं। आप पता कितनी की लड़कियां, अब हो रहा है, लेकिन फिर भी सवाल ये है, अगर आंकड़ा देखा जाए तो कितनी की लड़कियां पायलट हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी लड़कियां एयर होस्टेस हैं, और फ्लाइंग स्टीवर्ड कितने को होते हैं लड़के। सो कुल मिलाकर के एक सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, पैट्रियार्की कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेट करती है। योर फैमिली स्ट्रक्चर, कई घरों में इतना फैमिली स्ट्रक्चर डोमिनेंट है कि वो अवसर ही नहीं दे रहा महिला के पढ़ने के लिए, उसके रोजगार के लिए, विवाह में उसकी स्वीकृति तक भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लड़के के मामले में इन बातों की आज़ादियाँ हैं कि कोई अपनी पसंद की है तो बता दे, तू देख ले, वरना हम कर ही देंगे, संघर्ष जरूर करना। ऐसे सवाल रखे जाते हैं भारत में, अक्सर लड़कों के सामने ऐसी बात रखती जाती है, पढ़ाई के मामले में पूछ लिया जाता है और कामकाज के मामले में भी। तो दोनों के मामले में अवसरों की असमानता देखिए, इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखिए। तो ऐसे में वो लड़की एक समय बैठी ये कह रही होगी कि आई वॉज वे मोर टैलेंटेड देन माई ब्रदर इन लैंग्वेज, इन एटीट्यूड, इन कॉन्फिडेंस, इन कंट्रोल्स, बट स्टिल आई एम नो वेयर, बिकॉज मुझे उस तरह की शिक्षा, रोजगार और विवाह के फैसलों की स्वतंत्रता नहीं थी जितनी उसको थी। तो इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ने दोनों के जो आउटकम्स हैं फ्यूचर के, उसको बहुत स्ट्रांगली अल्टर किया। तो महिला का स्टार्टिंग पॉइंट डिप्राइव्ड था इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो उसका फ्यूचर आउटकम भी डिप्राइव्ड रहा। वो पहले पिता के हाथों में थी, अब पति के हाथों में। लेकिन वहीं पुरुषों का स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो कमांडिंग हाइट पे हैं, फैसले वाली परिस्थिति में है, तो वो तब भी डिसीजन मेकिंग में है और भविष्य में भी उन्हें डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारियां लेनी है। इसलिए उन्हें बचपन से ट्रेन किया जा रहा है, ये क्या कि इन्हें दुनिया दिखाओ, इन्हें दुनियादारी बताओ, इन्हें फैसले लेने की ताकत दिखाओ, इनको पता चले, क्योंकि कल को जिम्मेदारी, कबीलदारी इनको संभालनी है। तो दिस इज हाउ आप दो कंपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ऐसे में महिला बेअंत टैलेंट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एबल नहीं है कि वो अपनी इन सीमाओं के अक्रॉस जा सके और अपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में कोई भारी भरकम बदलाव कर ले। तो उसकी एबिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई कि वो बहुत कम एक्सटेंट तक ही अपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अक्रॉस जाके उसे बदल सकती है। नहीं, सोशल मोबिलिटी हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड। और सोशल मोबिलिटी की यही डेफिनेशन मैंने कराई थी कि जब आप अपने मौजूदा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अक्रॉस जाकर के किस एक्सटेंट तक आप अक्रॉस जा सकते हैं, किस डिग्री तक आप उसके अक्रॉस जा सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी जो है, ये सोशल मोबिलिटी है। लेकिन समय बदला, सोसाइटी में पैट्रियार्कल माइंडसेट में बदलाव आया, चाहे वो आंदोलन किए गए हों, चाहे वो रिफॉर्म किया गया सोसाइटी का, वट एवर बी द थिंग, पर बदलाव आया। और अब मान लीजिए कि महिलाओं को पुरुषों के समान देखा जाने लगा। अब शिक्षा में उनके विचार पूछे जाते हैं, वैवाहिक फैसलों में उनके विचार पूछे जाते हैं, उनके जीवन से जुड़े रोजगार में उनके विचार पूछे जाते हैं। ऐसे में वो डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में आने लगी और वो अपना जौहर, अपना गुण दिखाने लगी, चाहे वो कमीशन्ड ऑफिसर हैं डिफेंस फोर्सेस में, चाहे वो पुलिस सर्विसेज हैं, चाहे वो लेक्चररशिप है, चाहे वो सिविल एविएशन में पायलट हैं, चाहे वो लोकोमोशन ऑपरेटर हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो गैराज संभाल रही हैं, वट एवर बी द फील्ड, वो अपना मेटल प्रूव कर रही हैं। क्यों? समाज के दृष्टिकोण में एक बदलाव के कारण उनके लिए भी अब अवसर पैदा हुए।
तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हमने, मेल के बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमने जब दी, तो वो अपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अक्रॉस गई और ऐसे में उनकी परिस्थितियां बेहतर हुई। वो फैसले लेने के मामले में मजबूत हुई, शिक्षा के मामले में मजबूत हुई, अपने गुणों के विकास के मामले में मजबूत हुई। तो वुमेन का अपवर्ड सोशल मोबिलाइजेशन हो गया, वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आ गई। आई बात समझ में? मतलब ऊपर की ओर यहां पर सामाजिक गतिशीलता घटित हुई, बेहतरी की ओर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हुआ उनका। दैट्स द थिंग। और ये हम क्या कह रहे हैं इकोनॉमी पढ़ते हुए, कि अगर आप इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो, आपको देश की आधी जनसंख्या का वर्क पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना होगा, वो महिला है। अगर आप सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन करना चाहते हो, आपको महिलाओं को शिक्षित करना होगा, रोजगार बेहतर देना होगा। अगर आप रूरल इकोनॉमी से डिमांड ड्राइव कराना चाहते हो, आपको महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट करना होगा, ऑक्यूपेशन में लाना होगा। हम यही कह रहे हैं। तो इससे क्लियर होता है कि सोशल मोबिलिटी सिर्फ सोशोलॉजी का टॉपिक नहीं है कि ये समानता लाना चाहता है, नेवर। ये बहुत स्ट्रांगली अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में प्रगति भी लाता है, निरंतरता लाता है, एक तो प्रोग्रेस लाता है, कंटिन्यूटी लाता है, ये उसे सस्टेनेबल बनाता है, ग्रोथ लाता है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट, सोशल मोबिलिटी। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने एक चीज बताई कि कैसे कंट्रोल करता है। तो शिक्षा का कमी होना, रिसोर्सेस की कमी, संसाधनों की कमी होना, सामाजिक स्थान आपका कमजोर होना, जैसे वर्ण और जाति के आधार पर आपको कमजोर स्थान मिला है, फैसलों में आपका प्रतिनिधित्व ना होना, कमी होना, सोसाइटल स्ट्रक्चर, जैसे यहां पे हमने अभी बात की पैट्रियार्कल या कास्ट बेस्ड होना, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड द फैमिली, लैक ऑफ एजुकेशन, lack of resources, lack of better occupation and income and wealth, और lack of institutional representation, these are the factors जो जिम्मेदार होते हैं इस चीज के लिए कि सोशल मोबिलिटी अचीव नहीं हो पा रही होती है। एंड दीज आर द फैक्टर्स कि एक बड़ा वर्ग हाईली इमोबिलाइज्ड रह जाता है। जैसा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस स्टार्टिंग पॉइंट पे है, फ्यूचर आउटकम उसी के अनुरूप आते हैं, एग्जैक्ट। और ये इनइक्वालिटी से भरा समाज है, ये कोलैप्स होगा एक दिन, इसको ध्वस्त होना है, ये इसका भविष्य है। और इसलिए जितने भी दार्शनिक, जितने भी विजनरी लोग आते हैं, वो इसके ऊपर अटैक करते हैं और वो ये बताते हैं कि आपका खुद की सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज्ड है अगर आप उनको आगे नहीं लाते जिनको आपने दबाया है, कुचला है, खत्म हो जाएंगे आप। तो इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, विजनरी क्या प्रपोज करते हैं। अमर्त्य सेन ने क्या कहा था, मौजूदा समय में उनका कहना सबका यही है कि अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत तेजी से आप पहले तो यूनिवर्सल कैरेक्टर का एजुकेशन सिस्टम लेकर के आइए। आप लोन्स के रूप में ही सही, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में सही, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रही, स्किल डेवलपमेंट के रूप में ही सही, अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट, अप स्किल प्रोग्राम्स और रिसोर्स कंट्रीब्यूशंस कीजिए, जल्दी संसाधन दीजिए, सिलाई मशीन दीजिए उसको, सोलर पैनल लगा के उसके खेत में सिंचाई दीजिए, उसको नॉलेज दीजिए, उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कीजिए। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स चलाना, स्किल डेवलपमेंट करना, स्किल अपग्रेडेशन करना, रिसोर्स हैंडओवर करना उन लोगों को, एजुकेशन देना, लिटरेसी को बढ़ावा देना, ये सारे तरीके हैं सोशल मोबिलिटी अचीव करने के, अपवर्ड सोशल मोबिलाइजेशन के, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी प्रगति की, अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस चेंज करने की। वो बेरोजगारी से रोजगार में आएंगे, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस चेंज्ड।
वो रोजगार से प्रगति में आएंगे, चेंज्ड। वो प्रगति से स्वतंत्रता के भाव में आएंगे, आगे भविष्य में बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करेंगे। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस फर्दर चेंज्ड। अपने जीवन काल में या तो स्वयं को बदलेंगे या अपनी अगली पीढ़ियों को अफसर बनते देखेंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांगली सोशल मोबिलिटी अचीव करना चाहता था, इसलिए वह यह मानता था कि केवल एक समान लाइन से दौड़ा देने से भी समानता के अवसर का सिद्धांत तो पूरा नहीं होगा, इसलिए अफर्मेटिव एक्शंस लाने पड़ेंगे। विशेष समुदाय विशेष प्रक्रियाओं के कारण पिछड़ा है, तो शिक्षा का अभाव है जो सोशल मोबिलिटी अचीव नहीं होने दे रहा, शिक्षा देनी होगी अफर्मेटिव एक्शन के तहत विशेष रूप में। तो उसके लिए अनुदान दीजिए, ग्रांट्स दीजिए, लोन्स दीजिए, रिजर्वेशन मार्क्स में दीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के दौरान, और रोजगार में भी दीजिए। तो देखिए सब तरह से मदद है, स्कॉलरशिप्स हैं, फाइनेंशियल हेल्प है, एडमिशन में रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का सिद्धांत है, ट्रेनिंग के खर्चे भी वहन किए जाते हैं, फॉर्म एग्जाम के फॉर्म फीस से लेकर के हर जगह तक रियायत है कि जो भी इम्पेडिमेंट्स आए उनके रास्ते में, क्योंकि फैक्टर कौन से, वो लोग अशिक्षित हैं, रिसोर्सलेस हैं, डिसीजन मेकिंग में लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो सोशल मोबिलिटी अचीव करनी है तो क्या करना है, वो सब दीजिए, तो सोशल मोबिलिटी अचीव होगा। और वो सोशल मोबिलिटी अचीव करने के लिए वो सब दीजिए का मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दीजिए भाई, इक्विटी दीजिए। तो इससे होगा क्या, क्या कर लेंगे, टेक्निकली किसी को समझाए, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर हार्मोनियस सोसाइटी, society which will believe in democracy, society which will be more cohesive. If there would be grave inequalities, there would be no social cohesion, society will be dissected, people will fight with each other, they will have a strong sense of animosity towards each other, a majority of the society will feel deprived, threatened, exploited by the hands of handful people, and then there will be chaos, revolt, revolutions, frictions, conflicts, civil wars. There will be no social cohesion, there would be no interest in peaceful democratic processes. We will gravely erode the value of the democratic institutions. They will have no faith in the institutions of justice, legislation, executive, complete failure of the machinery of the state, a stateless society, chaotic society. So if you want social cohesiveness, if you need more and more participation of people for the democratic processes, if you need more contributory society, constructive society, it is the need, it is the requisite condition that you must support the social mobility by giving equality of opportunities, by creating more and more opportunities. It is very important. That's the thing. So that's why social mobility is very important. तो निचले को ऊपर उठाना है, पिछड़े को आगे लाना है, दबे कुचले को आगे लाना है, भगत सिंह का सिद्धांत है ये। तो वो ये कहते हैं कि केवल और केवल गोरी चमड़ी वालों को देश की सत्ता से उखाड़ करके भूरी चमड़ी वालों को सत्ता पे बैठा देने से भारत की परिस्थितियों में, भारत की दशा में, भारत के हालातों में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि भारत इस समय जिस दशा में है, जिस परिस्थिति में है, भारतीय जिस स्थान में है, वो एक्सप्लॉयटेशन से भरा है, इनइक्वालिटी से भरा है, असमानताएं हैं, और ये एज इट इज ही कंटिन्यू हुआ तो आज़ादी का उद्देश्य विफल है। ऐसी आज़ादी नहीं है। इसलिए यहाँ जरूरी है कि हम पहले संस्थाओं में बदलाव करें, इसलिए यहाँ जरूरी है कि हम पहले भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे में बदलाव करें, इसलिए यह पहले ज़रूरी है कि हम अशक्त को सशक्त करें, हम उन लोगों को आवाज़ दें जिनके पास आवाज़ नहीं है, मंच नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले शिक्षा दें, इसलिए ज़रूरी है
कि ज़मीन दें, इसलिए ज़रूरी है कि कमाई के साधन दें, इसलिए ज़रूरी है कि रोज़गार दें, इसलिए ज़रूरी है कि आवाज़ दें, इसलिए ज़रूरी है कि वो ये कहते थे कि किसी न किसी रूप में क्रांति हो, क्योंकि उन्हें लगता था यह क्रांति से हो सकता है। तो ये उनका सिद्धांत है कि वो ये बदलाव चाहते हैं। इसी एक सिद्धांत गांधी का भी है, वो भी है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, सोशल मोबिलिटी का अनूठा नमूना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना काम किया उन्होंने यह कहा कि तब तक भारत आज़ाद नहीं हो सकता है जब तक भारत अपनी गुर्बरता से, उदासीनता से, दरिद्रता से नहीं निकलता, और वह तब निकलेगा जब वह स्वाधीन होगा, और भारत स्वाधीन स्वराज्य तब होगा जब ग्राम स्वराज्य होगा। भारत गांव में बसता है। महिलाओं को स्किल्ड बनाना है, एजुकेट करना है, उन्हें अप फ्रंट पोजीशन पे लाना है। उन्होंने प्रोटेस्ट में, डेमोन्स्ट्रेशन में महिलाओं के रोल वहाँ पर नियमित किए, डिसाइड किया, और उनको कहा आप आगे आइए, आप लीड करिए, आपको आना है। डिसीजन मेकिंग में उनको बोला आप आगे आइए। चरखे का कॉन्सेप्ट दिया, खादी का कॉन्सेप्ट दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को बढ़ावा दिया, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में एजुकेशन हो जिसके तहत बच्चा पढ़ाई सीख करके कौशल का विकास कर सके और मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम 10 वर्षों तक, नॉन कॉपरेशन से लेकर के सिविल डिसोबीडियंस के इन 10 वर्षों में उन्होंने जम के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाया, जिसका एजेंडा था एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना, लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना, जो स्किल्ड हैं उन्हें अपस्किल करना, बाजारों से जोड़ना, खेती बाड़ी की प्रगति करना और शिक्षा का विकास करना, लोगों में सम्मान भरना जो जा चुका था, जाति और जातियों के भेद को मिटा करके लोगों को एक साथ लाना, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर्स के अंदर डेवलप करना कि वो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट से चलें और उन्हें पता हो कि उनके वर्कर उनके लिए क्या महत्व रखते हैं, देश के रिसोर्सेज के कस्टडियन है वो, मालिक ना बन करके जिए। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। ये सब सोशल मोबिलिटी है। ये नेहरू की विचारधारा थी। यही विचारधारा आगे जाकर के राम मनोहर लोहिया की, जयप्रकाश नारायण की, और यही विचारधारा तो विनोबा भावे की भी थी। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, आप सब जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब जमींदारी एवोल्यूशन का सिद्धांत लाया तो हमारा एजेंडा क्या था इसके पीछे? सोशल मोबिलिटी। जो भूमिहीन हैं उनको भूमि मिले और जिनके पास अथाह भूमि है उनसे ली जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें इनइक्वालिटी का कारण है। और जब तक इनइक्वालिटी दूर नहीं होगी, एक प्रिविलेज्ड और एक डिप्राइव्ड सोसाइटी होगी, और जब तक देश ऐसा होगा, कोहेसिवनेस कहाँ आएगी? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में फेथ कैसा आएगा? आज़ाद भारत का सिद्धांत ही क्या हुआ जब हम समाज, इस समय की जो मौजूदा दशा है, परिस्थिति है, जो स्थान है लोगों का, वो बदल ही नहीं पा रहे हैं। ये इसलिए आया। इसलिए लैंड सीलिंग का कानून, जमींदारी एबोलिशन का कानून, टेनेंसी के कानून, यानी कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आना खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, इसलिए जरूरी था और हम लाए। तो सारे अब इस सोशल मोबिलिटी को पूरे परिदृश्य में देखना, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री में बहुत सुंदरता से आपके दिमाग में ये बात अब बैठेगी। तो हमने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करना है, हमने एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, हमें प्रगतिवादी बनना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपग्रेड करना है, स्किल डेवलप करना है, अप्रेंटिसशिप देनी है ताकि हम उनकी स्किल के साथ साथ उन्हें कुछ वेतन भी दें ताकि वो अपने रिसोर्स लेस कैटेगरी से बाहर आ सकें, ताकि वो शामिल हों इन चीज़ों में। हमें ऐसी शिक्षा देनी है, ये कहानी है। ओके, तो दैट इज़ अबाउट द सोशल मोबिलिटी। तो इसके लिए धीरे धीरे हमें उन सख्त लाइनों को मिटाना होगा। हजारों वर्ष तक कुछ सख्त लाइनों ने सोशल मोबिलिटी को कंटेन रखा, और वो था द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द कास्ट और द वर्ण सिस्टम, द स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। इसलिए आप अपने दिल से पूछिए कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप उसमें मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सारी की सारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में हर रिफॉर्मर ने जाति प्रथा पर अटैक क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि वो सबसे बड़ी बाधक है सोशल मोबिलिटी अचीव करने में। और सोशल मोबिलिटी अचीव जब तक नहीं करेंगे, लोगों में सम्मान, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म नहीं जगेगा। कम्युनिटी से बिलोंगिंगनेस और उस कम्युनिटी के लिए लड़ मरना का भाव नहीं आएगा। कोहेशन अचीव नहीं होगा। बटा कटा सा समाज, भूमिहार साहूकार से लड़ रहा है, किसान साहूकार से लड़ रहा है,
दोनों के बीच में संबंध शोषण का है। आदिवासी और खेतीबाड़ी समाज के बीच में शोषण का संबंध चल रहा है। जब तक इस तरह के फ्रिक्शनफुल रिलेशंस रहेंगे, आप इन लोगों को यूनिफाई कैसे कर सकते हैं कॉमन एनिमी के अगेंस्ट? वो कभी भी कोई भी हो सकता है। इसे सबसे पहली जरूरत तो यह है कि आप उन बैरियर्स को हटाइए जिन बैरियर्स ने इनको मिलने नहीं दिया। उनमें जाति प्रथा एक बड़ा बैरियर है। सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है। जो जिस जाति में जन्मा है वो उस जाति से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन करेगा, चाहे जितना पढ़ ले। पहले तो पढ़ने के अवसर ना होंगे, हम देंगे ही नहीं। किसी तरह से पढ़ ले तो पढ़ के भी क्या करेगा? नहीं जा सकता उसके ऊपर। ये निचले पायदान में जन्मा है, यही रहना है, इसके अबव नहीं जा पाएगा। क्यों? कॉपरेशन ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, तो अकेले क्या कर लेगा? क्योंकि हम जीते हैं सिस्टम्स में। इकोनॉमी सिस्टम है, सोसाइटी सिस्टम है। आप अकेले नहीं कर सकते। यू आर एसोसिएटेड विद अदर पीपल। आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आपको बाजार में बेचने के लिए बाजार चाहिए। इट्स अ सिस्टम। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको उगाने वाले चाहिए, बिकॉज यू नीड इनपुट्स। और ऐसे में अगर आपको इनके सहयोग ही ना मिलेंगे, आप क्या कर लेंगे? असहयोग की कई लेयर्स बनाई गई हैं। जैसे ही कोई खंडन करे नियमों का सामाजिक, असहयोग एक्टिवेट हो जाता है। तुम तो उसके पुत्र हो, तुम इस तरफ किधर आ रहे हो? चलो, ये कहानी है। तो दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन which is a vertical arrangement in India specifically, where the people placed in the lower strata, they cannot mobilize themselves upward to the upper strata, and the social economic status of the upper strata is highly privileged and the social economic status of the lower strata is highly deprived, and the people, those who are out of this strata, the outcast, avarnas, they are completely in the state of destitution. So the people, those who are completely devastated, the outcast, the SC, STs, the people, those who were exploited, the Shudras, the fourth Varna, they are in the part of the Savarnas. So you cannot mobilize. You have no chance. There is no extent or a degree of mobility across the socio-economic status in that tight compartmentalized Varna Vyavastha. That's why social mobility was compromised. Okay? तो जिनकी हुई है, फिर उसके लिए कहानियां भी बहुत सी गढ़ी गई हैं कि इनको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, आदिवासियों को, और राजा की पदवी पर। तो इस पर डिबेट बहुत हिस्ट्री में देखा होगा आपने। शासकों के ओरिजिन कितने ढूंढे जा रहे हैं? गुप्तास कौन थे? मौर्य कौन है? क्यों ढूंढे जा रहे हैं? क्योंकि इतिहास का टेंशन में है। कहते अगर क्षत्रिय नहीं था तो शासन कैसे कर लिया? इसलिए तो ढूंढा जा रहा है। बुद्ध ये कह रहे हैं, जैन वो कह रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ फलाना टमकाना। तो इसके लिए फिर अगर अब एक योग्य व्यक्ति मिल गया है और अब सामने वही है, मजबूरी वही है, तो अब कंपार्टमेंट तो बदल नहीं सकते, लेकिन प्रूफ कर दो कि अपने ही कंपार्टमेंट का है। ये भी होता रहा। तो ओरिजिन ढूंढे जाते हैं, कहते ये तो उसका वंशी है, ये तो फलाने का वंशी है। मतलब वहां से भी सेटिस्फाई उसी को करना है, उसी थ्योरी को करना है। तो आप में भी होड़ मचेगी खुद का ये प्रोक्लेम करने की, मैं वो वंशी हूं, मैं वो। यही कारण है कि विदेश से आए लोग 100 BC, फिर 100 200 AD, इस दौरान जितने बाहर से आ रहे हैं उनको किसी ना किसी रिलीजन और उस ग्रुप के साथ सब्सक्राइब होना पड़ रहा है। जो भी उनको अपवर्ड मोबिलाइज करने का मौका दे दे, थोक के भाव में उधर जा रहे हैं। अब वो बुद्धिज्म दे दे तो बुद्धिज्म में जा रहे हैं। और क्योंकि ब्राह्मणिज्म इस समय में कई स्किज्म में बदला है, शैविज्म, भागवतिज्म, और उनको नए फॉलोअर चाहिए, तो वो भी भर भर के कह रहे आ जाओ दस्तक। और वो विदेशी मूल से, तो विदेशियों को अब तक तो हम मार रहे हैं अवर्ण मलेच्छ। फॉरेनर्स को अब तक 1 AD तक तो मलेच्छ कह रहे हैं, अवर्ण कह रहे हैं, लेकिन अब वो राजा हैं, क्या करें? घोड़े चलाना जानते हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, कोई यूची ट्राइब से है, कोई कुछ है, कोई कुछ, कोई कनिष्क। अब डालें तो किधर डालें? किधर तो डालना ही होगा, किसी गॉड से तो मिलाना ही होगा, किसी का भक्त तो बताना ही होगा, परम भागवत, परम शैव। तो जम के इस समय अब सिक्के बनेंगे जिन पे भगवान छपेंगे। एक तरफ भगवान छपेंगे, दूसरी तरफ खुद छपेंगे। एक तरफ खुद छपेंगे, दूसरी तरफ उस भगवान की कंजोट छपेंगी।
होड़ सिर्फ खुद को समकक्ष दिखाने की है उनके, कि भारतीय समाज स्वीकार ले, वो समाज जो स्टॉन्च सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को मानता है। ऐसे में लोग ऐसे बैठे कि बाहर से आया कौन है ये, तो फिर उसकी सेरेमनी हो रही है और बताया जा रहा है ये इस दिव्य रूप में अवतरित हुए हैं। दिव्यता का सिद्धांत, एकदम दिव्य जीवन, इतना बड़ा खेला है सोशल मोबिलिटी का, सब करना पड़ता है। ओके, तो पढ़ो हिस्ट्री, पढ़ो पॉलिटी, पढ़ो सोसाइटी, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए, समाज कंटिन्यूटी में रहता है, नए टैलेंट्स को आगे आने का मौका मिलता है, इनोवेशंस का मौका मिलता है, रिसोर्सेज को बेटर डेवलप करने के लिए हमें लगातार सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। एक व्यक्ति के पास समाधान है कि हम कैसे कम पानी में गुजारा करें, खेती कौन सी करें, दूसरा व्यक्ति इससे बेहतर समाधान लेकर के आ सकता है कि हम इससे भी कम पानी में और अच्छी खेती कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने दो अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में, दो अलग सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, दो अलग भूखंडों पर, दो अलग परिस्थितियों में जी रहे लोगों को अपना टैलेंट डेवलप करने का मौका दिया। तो जितने डाइवर्स ओपिनियंस, जितने डाइवर्स टैलेंट्स, जितने डाइवर्स थॉट्स को हम विकसित होने देंगे, उतना हमारा वर्ल्ड सस्टेनेबल होगा, हमारा ग्लोब, हमारी कम्युनिटीज सस्टेनेबल होंगी। दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। घर में भी ये अवसर दीजिए। आप अगर एक सशक्त परिवार, एक सशक्त समाज का हिस्सा हैं, तो आप लंबे समय तक सशक्त रूप में जी पाएंगे। लेकिन अगर आपको यह चुल उठी है कि आप सशक्त हों और बाकी शोषित, ताकि आप उन पर राजा बन करके जिए, कमज़ोर पर राज करके जीते रहें, थोड़े ही समय में दूसरे घर के 4 सशक्त लोग आ गए तो आपको धराशायी करके समेत आपके परिवार के गुलाम बना लेंगे। ये ठीक नहीं। मुल्क ऐसे ही डूबते हैं। अपने बराबर के सशक्तों में जरूर फैसला लागू करवाने के लिए लंबी मशक्कत या डिसीजन मेकिंग या डिबेट करनी पड़ सकती है, पर टेंशन न को। सारे मजबूत हैं तो दुश्मन से अच्छा लड़ लेंगे, लेकिन एक ताकतवर 10 कमजोर दासों की फौज लेकर के योद्धाओं से लड़ा नहीं जाता, वो तुमको धराशायी कर देंगे। और सारी जिंदगी की गुलामी से अच्छा है 4 दिन का संवाद। तो फैसले हमेशा चुनाव से और संवाद से होने चाहिए। चुनाव और संवाद से फैसले हों, इसके लिए अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को सशक्त करने में पूरा योगदान दो। कमजोर मत रखो उनको, ताकतवर बनाओ उनको, आगे लेकर के आओ। अपनी फैमिली में आपकी सिस्टर हैं, आपकी मदर हैं, आपकी वाइफ हैं, या कोई भी हैं, आप बतौर पुरुष अगर आप एक पितृ प्रधान समाज में जन्मे हैं तो आपका दायित्व है उन्हें मजबूत करिए, अपने बराबर लाइए और उनसे कहिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, सवाल खड़े करो। मैं उत्तर दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। संवाद के बाद जब आप उस फैसले पर पहुंचेंगे और वो चीज़ की जाएगी, तब आपको उस व्यक्ति को जबरन अपने साथ नहीं लेना होगा, वो स्वेच्छा से आएगा। ये है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में कंट्रीब्यूटरी सोसाइटी। तब वो उस कॉज के लिए जान लड़ाएगा, आपके लिए नहीं। और आदमी कॉज के लिए खड़ा हो, ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपके लिए खड़ा है वो तो कब निकल ले पता नहीं, और आप ही को देख रहा है। कॉज के लिए खड़ा है, आपके पहले भी खड़ा रहेगा, आपके बाद भी खड़ा रहेगा। और दूसरी बात यह है कोहेसिवनेस। अब आप दोनों जुड़ करके उस कॉज के लिए लड़ेंगे, वरना तो फ्रिक्शन है। और ये फ्रिक्शन का नतीजा आपने देखा होगा, विदेशी आक्रमण करते रहे, हमारी प्रजा को अंतर ही नहीं पड़ा। देशवासी कह रहे हैं ऊपर कोई भी बदलता रहे, हमारे हालात तो वैसे ही रहने, दिक्कत क्या ही है। कौन आ गया है? कोई अरबी आ गया है, आ लेने दो। कोई तुर्की आ गया है, आ जाए। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश तब भी 20-22 करोड़ रहा ही होगा, क्यों नहीं विरोध कर दिया? मुट्ठी भर लोग आज कैसे जाते थे? कारण जो गद्दी पर है उसने भेद बहुत रखा है, जिसके ऊपर वो शासन कर रहा है उससे। अगर समाज जागरूक, सशक्त, संवादों से भरा होता तो कैसे कोई गद्दी पर आ जाता? राजा को हटा देना तो आंदोलन जैसा हो जाता। यह बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं अपने पीछे चलने वालों को सशक्त करें, मजबूत करें, उन्हें कमजोर रखकर उन पर शासन ना करें। यह इंपॉर्टेंट है। गुलामों के दम पर सत्ताएं नहीं निभाई जाती, ये बड़ी बात है। आप अगर ताकतवर बनना चाहते हैं, आपको अपने बेड़े को ताकतवर करना होगा। तब आपका बेड़ा यदि ताकतवर है, तब आपका समाज ताकतवर है। ये ट्रू लीडर की निशानी होती है। ट्रू लीडर टीम में वर्क करता है। जैसे हमने कहानी देखी है लियोनाइडस की 300 मूवी में, वो लीडर की तरह काम करता है, वो टीम में वर्क करता है, इसलिए वो सबको उनके काम देता है और वो अपने आप को पीछे रख के देखता है कि काम कैसे हो रहा है।
ये बड़ी चीज़ है। इसलिए ठीक युद्ध का नतीजा आने से पहले उसने अपनी टीम के एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को ये कहा कि अब तुम्हें जाना होगा और जाकर के हर स्पार्टन को ये कहानी बताओ कि हम कैसे लड़े थे। वो ये कहता है कि हुजूर मुझे आपके साथ रहना है, ये अंतिम पड़ाव है। कहता नहीं, अंतिम पड़ाव में अब तुम्हें मुझे साथ नहीं रहना है, राजा का आदेश की पालना हो, अब तुम्हें वहाँ जाना है और ये बताना है ताकि स्पार्टन्स की यह मेहनत एक लेगेसी बने, हमारा इतिहास बने। अगर तुम यहाँ आज ख़त्म हो गए, हम कौन थे, हम कैसे लड़े, कोई जान नहीं पाएगा। दिस इज़ द विजन। अदरवाइज अगर वो शैलो माइंडेड होता तो कहता कि मेरे साथ लड़ लास्ट तक, मैं अकेला रह जाऊँगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यू आर फाइटिंग फॉर द कम्युनिटी, यू आर फाइटिंग फॉर द टीम, नॉट फॉर योर सेल्फ। इट्स अ ट्रू लीडर। इसलिए वो सबको योग्य बनाएगा, लड़ना सिखाएगा, ताकतवर बनाएगा, और जिसकी जो पोजीशन बनती है उसे वो देगा, वो आगे लेके आएगा कि तुम लायक हो जर्नैल बनने के, आओ बनो। यह लोकप्रिय राजा होता है। इसलिए सांसदों के विरुद्ध जाकर के उसके काबिल 300 स्पार्टन्स उसके लिए लड़े, क्योंकि वो अपने राजा के लिए लड़े, क्योंकि वो राजा लोकप्रिय था। ओके, तो लोकप्रियता ऐसे आती है। तो लोकप्रिय राजा को हटा पाना इतना आसान नहीं, विरोध हो जाते हैं। और बाकी सोशल मोबिलिटी कोई चवन्नी की है, कुछ किया है नहीं, अंगूर खा रहे हैं बैठ के गुच्छे बना बना के, और जनता जाए भाड़ में, फिर तो अलोकप्रिय हैं, फिर खत्म कहानी, फिर लोग कहते हैं मरो अब। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच।